Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Imran Shafi and you are watching my YouTube channel I am Mentor. तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको जो एलिमेंट्री स्कूल टीचिंग का टेस्ट होने जा रहा है ETC जो कंडक्ट करवाएगी HEC की तरफ से, तो फेडरल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये 14 स्केल की जॉब है। इसमें जो मेजर पोर्शन आना है जो टेस्ट का, वो आएगा वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग में। वर्बल रीजनिंग का 30% ऑलमोस्ट पोर्शन है इस टेस्ट का, और जो एनालिटिकल रीजनिंग है उसका जो पोर्शन है वो 20% है। सो हम कह सकते हैं कि ये दोनों पोर्शन जो है वो इस टेस्ट की बैकबोन है। जिस पर्सन को ये वाला दोनों पोर्शन आते होंगे उसका अपने सब्जेक्ट में भी कोई माइनर जो मिस्टेक्स होंगी वो वहाँ पे निकल जाएंगी, रिडक्ट हो जाएंगी। लेकिन इन दोनों पोर्शंस का यहाँ पर तैयार होना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ इसी के लिए ज़रूरी नहीं है, PPSC का जो टेस्ट है उसमें भी क्रिटिकल रीजनिंग का कहीं ना कहीं पोर्शन होता है, और अपकमिंग जितने भी हैट के टेस्ट होते हैं, स्कॉलरशिप्स के टेस्ट होते हैं, उसमें ये जो वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग होती है इसके बारे में बहुत डिटेल जो है वो वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट 50% जो है वो रेशो टेस्ट की है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और अब इनमें वर्बल रीजनिंग के आगे पार्ट्स कौन कौन से हैं। वर्बल रीजनिंग जो है इसमें आपके पास कोई एक तरह की चीज़ नहीं आने वाली। मतलब ये है कि वर्बल रीजनिंग टोटली आपका लिंग्विस्टिक है, इंग्लिश से रिलेटेड है, और इंग्लिश में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपकी इम्पॉर्टेंट होंगी। एक तो आपके जो है वो एंटोनिम्स होंगे, सिनोनिम्स होंगे, उसके अलावा आपके पास जो है एनालॉजीज़ ये इम्पॉर्टेंट होंगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट होंगे, फिर आपके पास एप्रोप्रिएट वर्ड जो यूज़ करना है सेंटेंस के अंदर वो जो है वो इम्पॉर्टेंट होगा। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो आपको थोड़ा सा इसके बारे में रिव्यू दे दूंगा कि एनालॉजीज़ का क्या रोल है। फिर उसके अलावा कुछ एग्जांपल जो है वो एंटोनिम्स की या फिर सिनोनिम्स की, और जो है वो हमने सेंटेंस की कंप्लीशन करनी है उसके बारे में। चलिए उसके साथ साथ मैं एक आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता जाऊँ। जब आपने टेस्ट देने जाना है वहाँ पर जो भी आपका सेंटर होगा, मुल्तान होगा या लाहौर होगा या इस्लामाबाद, कहीं पे भी जो आपका सेंटर है, उसमें जो आपको दो तरह के आपको वो जो है एक आंसर शीट देंगे, एक आपको क्वेश्चन पेपर देंगे। जो आंसर शीट बेसिकली एक बुकलेट की तरह होंगी और उसके डिफरेंट कलर्स होंगे, और उस कलर के हिसाब से जो आपका क्वेश्चन पेपर का भी कलर होगा उन दोनों को आपने मैच करते हुए वहाँ पे टिक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये आप वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए खैर, सबसे पहले वर्बल रीजनिंग में होती है एनालॉजीज। सो एनालॉजी जो है वो क्या होती है? अ टर्म दैट मीन्स वर्ड रिलेशनशिप एनालॉजीज आर लाइक वर्ड पजल्स। मतलब जो हमारे पास एनालॉजी है वो बेसिकली वर्ड्स का रिलेशनशिप होता है। अब रिलेशनशिप किस तरह से है, यहाँ पे कुछ एनालॉजीज़ की टाइप बता दी गई हैं। एंटोनिम्स भी होते हैं, यानी कि बेसिकली हमेशा जो एनालॉजीज़ होती हैं वो आपको पेयर्स की फॉर्म में गिवन होती हैं। हमेशा जो है वो पेयर की फॉर्म में गिवन होती है। किस तरह से, अभी हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल देखें आप, ये जो है मोस्ट प्रेफरेबल एनालॉजी है। देखें ज़रा, व्हाट इज़ एनालॉजी फॉर डॉक्टर एंड हॉस्पिटल। अब डॉक्टर और हॉस्पिटल बेसिकली हमारे पास दो रिलेटिव चीज़ें हैं। डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल में काम करता है, तो इसके बारे में जब भी आपने सॉल्व करना है किसी भी एनालॉजी को, तो आपने अपने माइंड में एक टेस्ट सेंटेंस बनाना है। टेस्ट सेंटेंस जो है वो आपका, उसमें ये दोनों वर्ड जो है वो यूज़ होने चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं डॉक्टर वर्क्स इन हॉस्पिटल। डॉक्टर कहाँ पे काम करता है? हॉस्पिटल में काम करता है। अब स्पेक्टेटर वर्क्स इन क्रिकेट, कोई भी सेंस नहीं बन रही है सेंटेंस की। डियर वर्क्स इन फार्म, कोई सेंस नहीं बन रही है। प्रोफेसर वर्क्स इन कॉलेज, ये एक प्रॉपर सेंटेंस हमारा बन रहा है। तो बेसिकली यही हमारा आंसर होगा, जो प्रोफेसर और कॉलेज वाला। क्रिमिनल वर्क्स इन जेल, ये तो कोई जो किसी तरह से भी कोई भी सेंस नहीं बन रही है सेंटेंस के। यहाँ पे एंटोनिम्स देख लें, इनविजिल का है, तो इनविजिल है या इनविगल है। ये वर्ड का मीनिंग होता है हमारे पास किसी को बहला फुसला के किसी बात का मनवाना। सो इंड्यूस इसका सिनोनिम है, और बिगॉयल इसका सिनोनिम है। परसुएड का भी मतलब आपको पता है कि किसी को बहलाना फुसलाना। इनकाउंटर का मतलब होता है किसी के आगे से काउंटर बात करना, काउंटर ऑफर करना, उसको मुतज़ाद में बात करना। एंटोनिम ऑफ विशियस, विशियस हमारे पास क्या होता है?
गुस्सेलपन को क्या कहते हैं, विशियस कहते हैं। इसमें मॉरल, चूँकि हमारे पास एक वर्ड सीधे हमारे सामने नज़र आ रहा है कि मॉरल अखलाकियात से रिलेटेड है, अखलाक से रिलेटेड है, सो विशियस का एंटेनिम जो है वो मॉरल हो सकता है। एक एनालॉजी और दी हुई है यहाँ पे, आप वो भी देख सकते हैं, बर्ड और नेस्ट की दी हुई है एनालॉजी। ये एनालॉजी में आप देखें, वही आप सेंटेंस बना लें उसी तरह से, बर्ड लिव्स इन नेस्ट। सो हॉर्स लिव्स इन फार्म, नहीं, कभी भी नहीं। हॉर्स जो है वो फार्म की बजाय उसके लिए जो प्रॉपर हैबिटेट है उसका वो एस्टेबल हम इस्तेमाल करते हैं घोड़े को रखने के लिए। स्क्विरल जो है वो ट्री के अंदर रहती तो है, लेकिन उसका जो घर है उसका नाम, वो डेंस में रहती है, बरों में रहती है, चाहे वो ग्राउंड में हो चाहे वो किसी ट्री के अंदर हो। बीवर और डैम, ये मोस्ट सूटेबल है। किस तरह से? असल में बीवर जो है वो हमारे पास एक चूहे की तरह का एक एनिमल होता है, और ये क्या करता है, पानी के रास्ते के अंदर से गुजरते हुए अपने जो है वो बरो बनाता है, तो उसको बीवर डैम कहते हैं बेसिकली। तो ये इसके लिए एक एनालॉजी है, ये जो जिसने बायोलॉजी पढ़ी होगी उसको ये समझ आ जाएगा। डॉक्टर हॉस्पिटल के बारे में बता चुका हूँ। इसी तरह से ये जो है ना, अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो यूज़ करने होते हैं सेंटेंस के अंदर। यहाँ पे सिर्फ उसने क्या किया, उसने कहा कि हमने एक ऐसा वर्ड चूज़ करना है जिसके साथ उसका सिनोनिम भी दिया हुआ है, सिनोनिम को भी देखना है साथ। कन्वेंशनल कहते हैं एक आम सादा। अब पहले तो सेंटेंस को आपने पढ़ना है सही तरीके से कि सेंटेंस के अंदर आपको क्या कह रहा है, कि टीचर ने जो है, द टीचर मेड अ 7th क्लास स्टूडेंट स्टैंड इन देयर डेस्क फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास व्हेन दे आंसर्ड अ क्वेश्चन। कि टीचर्स ने जो है वो 7th क्लास के स्टूडेंट्स को अपने डेस्क के ऊपर खड़ा कर दिया जब उन्होंने क्वेश्चन का आंसर कौन सा दिया, कन्वेंशनल दिया यानी कि रॉन्ग, एंथ्यूसिस्टिक दिया, ट्रूथफुली दिया नहीं, एक्सेंट्रिक इनकरेक्टली, और वेंकुलर और फ्लीटिंगली। तो बेसिकली हमारे पास एक्सेंट्रिक और इनकरेक्टली, जारी बात है उन्होंने एक्सेंट्रिक कहते हैं अजीब, कन्वेंशनल कहते हैं एक सादा तर्जुमान में, एंथ्यूसिस्टिक जो है वो कोई जोश के साथ और सच, अगर सच्चा और एंथ्यूसिस्टिक आंसर होता तो कभी भी टीचर उनको डेस्क पे खड़ा ना करता। आपने इस तरह से रीजनिंग के साथ सोचना है, सो दैट्स वाई इट इज़ नाउन एज वर्बल रीजनिंग। तो ये बातें आपने दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट देख लें आप, एक और एग्जांपल देख लें। यास्मीन enjoyed eating both meat and vegetables. She considered herself आगे एन बेसिकली हमारा नाउन के लिए यूज़ होगा, एक नाउन आपने यूज़ करना है। बाहरी बात है, मीट और वेजिटेबल सिर्फ ओमनीवोर्स ही खाते हैं, तो उसके लिए वही यूज़ किया। ये कुछ जो है वो एग्जांपल्स थी, और एक एग्जांपल जो है वो मैं आपको कुछ एनालिटिकल रीजनिंग की भी दे देता हूँ। एनालिटिकल रीजनिंग का कुछ किस तरह का काम आना है। तो एनालिटिकल रीजनिंग की एक एग्जांपल बड़ी सूटेबल सी है, वो आपको मैं ज़रा थोड़ा सा और भी यहाँ पे करवा देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी कि एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन कुछ किस तरह का आएगा। एनालिटिकल रीजनिंग का आपको क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। देखिए, 9 इंडिविजुअल्स, अहमद, बिलाल, दानिश, फैसल, हारून और रुकिए ज़रा गलत पेज पे चले गए हम। अच्छा जी, इंडिविजुअल्स हैं हमारे पास 9 इंडिविजुअल्स हैं, अहमद, बिलाल, दानिश, फैसल, हारून, लियाकत, मरियम, शिजा एंड जिशान are to serve on 3 committees labeled A, B and C. Each candidate should serve on exactly one of the committee. Every committee must have at least one member. Committee A should consist of exactly one member more than that of the committee B. Committee A should consist of exactly one member more than that of the B. Among अब ये 3 reasons जो थी, ये हमारे पास पहली जो जिन्हें कहते हैं हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक रूल दे दिए गए हैं। इन रूल्स को फॉलो करते हुए आगे कमेटी बनानी है। आगे वो बता रहा है कि ये वाले मेंबर जो मरियम, शिजा और जिशान हैं, ये कमेटी ए पे काम नहीं कर सकते। फिर आगे बात देखें, फैसल, हारून, लियाकत, नन कैन सर्व ऑन कमेटी बी। इन तीनों में से कोई भी कमेटी बी में नहीं काम कर सकता। और जो अहमद, बिलाल और दानिश है, इनमें से कोई भी कमेटी सी पर काम नहीं कर सकता। विच मीन दैट कि ये वाले मेंबर जो हैं वो इन दोनों में से किसी कमेटी में काम कर रहे होंगे। ये वाले मेंबर फैसल, हारून और लियाकत, ये ए और सी किसी एक में काम कर रहे होंगे। अब हम क्वेश्चंस के हिसाब से उसको जो है वो एडजस्ट करेंगे। आगे देखें, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है। इन केस दानिश एंड जिशान आर द इंडिविजुअल सर्विंग ऑन द कमेटी बी, हाउ मैनी ऑफ 9 इंडिविजुअल्स शुड सर्व ऑन द कमेटी सी। कमेटी सी के ऊपर कौन कौन से इंडिविजुअल जो है वो काम करेंगे। अगर वो कहता है कि दानिश और जिशान काम कर रहे होंगे बी पे,
कमेटी बी में अगर आप गौर करें, यहाँ पे सिर्फ 2 मेंबर्स हैं, दानिश और ज़ीशान। जब हम बात कर रहे हैं दानिश और ज़ीशान चूँकि काम कर रहे होंगे कमेटी बी पर, तो रूल हमने ये देखा था कि कमेटी ए शुड कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 1 मेंबर मोर देन दैट ऑफ द कमेटी बी। तो हम कहते हैं कि जो कमेटी बी में अगर लेट सपोज यहाँ पे हमें 2 मेंबर दिए गए हैं, तो जो कमेटी ए उसमें कितने मेंबर्स होंगे? 3 होंगे। 3 और 2 कितने होंगे? 5। 9 टोटल थे, तो 9 में से अगर 5 जो है वो हम माइनस करते हैं तो कितने रिमेनिंग रह जाएंगे? 4। सो आवर आंसर इज़ 4। कि अगर कमेटी सी में भी कितने इंडिविजुअल जो है वो काम कर सकते हैं अगर कमेटी बी में 2 मेंबर्स हों, और ज़ाहिर बात है कमेटी ए में जो है वो 3 मेंबर्स होंगे, क्योंकि हमारा रूल था कि ए शुड कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 1 मेंबर मोर दैन दैट ऑफ द कमेटी बी। फिर आगे देखें, 1 ऑफ द 9 इंडिविजुअल मैक्सिमम नंबर ऑफ दैट कैन सर्व टुगेदर ऑन द कमेटी सी। वो कहता है कमेटी सी पे मैक्सिमम कितने नंबर्स तक जो है वो काम कर सकते हैं लोग। देखें, एक बात बड़ी सीधी सी है कि अगर हम बात करें कि कमेटी टोटल मेंबर्स हैं 9, सी में हमने बतानी है मैक्सिमम कितनी जो है वो हो सकती है प्रेजेंस। तो उसके लिए देखें कि कमेटी ए में अगर मिनिमम हमारे पास, कमेटी बी में सॉरी, मिनिमम 1 हो, तो कमेटी बी में कितने होंगे? हमारे पास 2 इंडिविजुअल्स होंगे। सो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 इंडिविजुअल्स हो जाएंगे। तो 3 इंडिविजुअल्स अगर हम बात करें, इसमें से माइनस हो गए 9 में से, तो कितने बचेंगे? 6। सो आवर आंसर इज़ 6। ठीक है जी। आगे देखें, इन केस अहमद इज़ ओनली इंडिविजुअल सर्विंग ऑन द कमेटी बी, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग शुड सर्व ऑन कमेटी ए। वो कहता है अगर सिर्फ अहमद ही हो जो बी कमेटी पे काम कर रहा होगा, तो ए पे कौन से काम कर रहे होंगे? देखें, बी वाले, ये वाले तो बी में काम नहीं कर सकते, तो इनमें से तो हम कोई भी मेंबर को चूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर हम किसको चूज़ करेंगे? हम चूज़ करेंगे कमेटी सी में से कौन कौन सा मेंबर है। अहमद तो माइनस हो चुका है, ये वाले मेंबर कमेटी ए में जा ही नहीं सकते, तो सी में से हमें 2 मेंबर मिल जाएंगे। वो कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लेते हैं, बिलाल एंड दानिश, बिलाल एंड फैसल। फैसल कमेटी बी में है, इसको नहीं ले सकते। लियाकत भी कमेटी बी में, इसको नहीं ले सकते। फैसल और हारून, हारून भी कमेटी बी में, इसको नहीं हम ले सकते। सो कमेटी सी में से 2 इंडिविजुअल्स हमें मिल रहे हैं, बिलाल और दानिश। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है जी। फिर आगे देखें, इन केस ऑफ एनी 9 इंडिविजुअल सर्व्स ऑन कमेटी सी, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी कैंडिडेट टू सर्व द कमेटी ए। वो कहता है ये जो कमेटी ए, अगर कोई भी जो है वो इंडिविजुअल सर्व कर रहे हो कमेटी सी पे, तो कौन से मेंबर है जो ए पर नहीं काम कर सकता? सीधी सी बात है, आपने इन मेंबर्स को गौर से देखना है जो ए में काम नहीं कर सकते थे। कौन कौन से? मरियम है, शिज़ा है और ज़ीशान है। तो देखते हैं इन तीनों में से कौन सा नाम यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। अहमद, बिलाल, दानिश और शिज़ा। शिज़ा का नाम है तो वही हमारा आंसर होगा। सो इस तरह के जो है वो हमारे पास आंसर्स होंगे जो हमारा है इसमें एनालिटिकल रीजनिंग। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो अगर आप माइंड में रख के जाएंगे तो आप वहाँ पे आसानी के साथ कर सकते हैं इसको सॉल्व। बाकी फ़ाइल्स आपको मैं सारी प्रोवाइड कर दूंगा। वर्बल रीजनिंग की भी फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं, जो एनालिटिकल रीजनिंग है उसका भी कुछ पोर्शन, मैथ्स के फार्मूलाज बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको यहाँ पे मैं व्हाट्सएप के जो हमारा ग्रुप है उसमें फॉरवर्ड कर दूंगा, तो वो आपने सारे देख लेने अच्छे तरीके से। और इसी तरह से एनालॉजीज़ की भी आपको जो है वो बहुत सारी वर्कशीट्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड हो जाएंगी। ये पूरी फ़ाइल है, ऑलमोस्ट 350 MCQs है इसमें, तो ये पूरी की पूरी आपको वहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप के ग्रुप में अपने, तो आप वहाँ ज्वाइन कर व्हाट्सएप के जो ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वैसे भी आपको जो है मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।